हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 का 2025 का दूसरा सेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो खंड है आ, इसमें 20 बहुविकल्पीय हैं जिनमें हम इन्हें हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉस ए का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू में दिया हुआ है हमें 1 प्लस कॉस ए। हमें इसे हल करना है किसके बराबर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है जब भी सवाल में साइन या कॉस होता है, जैसा कि हमने पहली वीडियो में बताया है, जब भी सवाल में साइन या कॉस होता है तो हम उसे चेंज नहीं करते हैं। साइन कॉस के अलावा कोई भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है तो हम इसे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर कॉसिक को हम लिख सकते हैं 1/साइन ए, माइनस कॉट को हम लिखते हैं कॉस ए बटे साइन ए, इंटू 1 प्लस कॉस ए। इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन संख्याओं का लासा ले लेंगे। तो लासा में आ जाएगा यहाँ पर साइन ए और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू, अब ये वाला जो पद है वो साथ में दिया हुआ है वो हम ऐसे ही इसके साथ लिख देंगे 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बनना है जिसे हम कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा साइन ए। अब यहाँ पर एक का स्क्वायर होता है एक माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर को जो हम सर्व समीकरण के रूप में लिखेंगे, सबसे पहली सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इस सर्व समीकरण के द्वारा हम एक में से कॉस स्क्वायर घटाएं तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए को हम डिवाइड करेंगे साइन ए से, एक पावर से एक पावर कटेगी तो यहाँ आ जाएगा साइन ए। तो जो पहला प्रश्न है इसका सही उत्तर है साइन ए, डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। अगला प्रश्न है किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए जब भी हम पासे को फेंकते हैं तो पासे पर 6 नंबर आते हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर आते हैं। अब पूछा क्या है हमसे विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो इन संख्याओं में विषम संख्या कितनी है, तो विषम संख्या इसमें है 1 3 5, 3 विषम संख्या हो गई। अब हमें प्रायिकता निकालनी है विषम संख्या की। तो विषम संख्या आने के चांस हो जाएंगे 1 2 3 बटे 6। 3 और 6 को जब सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/2। तो इसका 1/2 वाला उत्तर सही है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग क्या होगा। तो माध्यक वर्ग, माध्य का वर्ग या बहुलक वर्ग जब भी पूछा जाएगा तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे बारंबारता सबसे अधिक कौन सी है इनमें। तो सबसे अधिक बारंबारता ये है, तो माध्यक वर्ग कितना होगा 10 से 15। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह से बहुलक वर्ग पूछा जाएगा तो बहुलक वर्ग में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी बारंबारता है 12, तो इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा 7 से लेके 14 तक। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न दिया है एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसपे ये अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे पासे में ए कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और टोटल कितने चांस हैं यहाँ पर 6 चांस, 2/6, 2 एकम 2 2 3 6। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा 1/3। इसी तरह से छठा प्रश्न है कॉट थीटा का मान दिया है 8/15, तो साइन थीटा का मान बताइए। ऐसे प्रश्न को करने के लिए जैसे कॉट थीटा का मान हमें दिया हुआ है 8/15, तो साइन थीटा का मान बताइए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, जब यहाँ थीटा लिखा हुआ है तो हम इस कोण को थीटा मानेंगे। अब हमें एक बात पता होना चाहिए लाल बटे कक्का, इस नियम से एल का मतलब होता है लंब। लंब त्रिभुज की, जैसे हमने इसे ए बी सी त्रिभुज मान लिया तो लंब कौन सी भुजा है, ये वाली लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी और ये इसका कर्ण हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं साइन कॉस टेन। टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट, कॉस का होता है सेक और साइन का होता है कोसेक। इतना लिखने के बाद हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कॉट का मान क्या होता है। कॉट का मान यहाँ से देखें तो आधार बटे लंब,
यानी ये आधार है और ये लंब है। आधार हमें दिया हुआ है 8 और लंब दिया हुआ है हमें 15। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हमें कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे आधार का मान लिखेंगे 8 का स्क्वायर, लंब दिया हुआ है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 15 का करेंगे 225। यदि हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ लें तो उत्तर आता है 289। अब ये 289 कितने का बन गए? 17 का। यानी कर्ण का जो मान है वो कितना आ गया? 17। अब पूछा है हमसे साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15/17। तो 15/17 वाला यानी सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। कौशिक 60 का मान क्या होता है? तो कौशिक 60 का मान हो जाएगा 2/√3। इसी तरह से 8वां प्रश्न है, कौशिक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? कौशिक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन और कॉस को छोड़कर हम सभी को चेंज करते हैं। तो कौशिक किसका व्युत्क्रम होता है? कौशिक व्युत्क्रम होता है साइन का। तो कौशिक स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से सेक स्क्वायर को हम व्युत्क्रम में चेंज करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 1/कॉस स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले नंबर की सबसे नीचे वाले से होती है और बीच वालों की। कॉस स्क्वायर थीटा की 1 से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की 1 से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटे साइन ये बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा के। तो इसका सही उत्तर है कॉट स्क्वायर थीटा। अगला प्रश्न है, HCF दिया दो संख्याओं का साथ LCM निकालना है। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। इस फॉर्मूले से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले तो हमें दो संख्या दी है 35 और 49। पहली संख्या है 35, दूसरी संख्या है 49 और HCF हमें दिया 7, LCM निकालना है। तो जो हमें निकालना है वो हम वैसे ही लिख देंगे। अब हमें निकालना है LCM। LCM के साथ में जो संख्या है वो बटे में आ जाएगी 35 गुणा 49/7। अब 7 से हम 35 को काट सकते हैं, 49 को भी काट सकते हैं। तो 7 से हम यहाँ पे 35 को काटेंगे 5 बार। अब 49 गुणा 5 करेंगे तो 245। तो उसका जो सही उत्तर है वो है 245। 10वां प्रश्न है, दो संख्या दी है 306 और 657। हमें इनका HCF निकालना है। अगर ये बहुविकल्पीय प्रश्न है तो हम इसमें भाग विधि का प्रयोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले 306 से हम 657 को भाग करेंगे, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करना है। अब 306 के पहाड़े में इस संख्या के करीब देखेंगे कौन सी संख्या आएगी। तो इसे 2 बार पढ़ने पे 612 आ जाएगा। घटाएंगे अब 7 में से 2 गए तो 5, 5 में से 1 गया तो 4। अब यहाँ बचा 45। अब 45 से हम भाग करेंगे 306 को। तो यहाँ पे 45 के पहाड़े में लगभग 6 बार 270 आ जाएगा। जब इसे घटाएंगे तो आएगा 36। अब 36 से हमें भाग करना है 45 को फिर से। तो यहाँ पे 36 एकम 36, फिर घटाएंगे 9 बचेगा। अब 9 से हम भाग करेंगे 36 को, 9 चौक 36, यानी शेषफल 0 हो गया। तो सबसे लास्ट में किस संख्या से भाग करने पे 0 आया? 9 से। तो यही इसका HCF हो जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा 9। तो इसका 9 वाला आंसर करेक्ट है। 9वें सवाल के जैसा क्वेश्चन नंबर है 11। दो संख्याओं के लासा और मासा यानी LCM बाय HCF हमें दिए हुए हैं। एक संख्या दी है तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। LCM दिया हुआ है हमें 168 और HCF हमें दिया हुआ है 6 और एक संख्या हमें दी हुई है 24 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ भी हम वही फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो यहाँ पर HCF की जगह लिखेंगे 6 और LCM की जगह लिखेंगे 168 बराबर पहली संख्या दी है 24, दूसरी निकालनी है। अब जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, दूसरी संख्या निकालने के लिए जो उसके साथ में लिखा हुआ है वो नंबर अपॉन में आ जाएगा और यहाँ लिखेंगे 6 गुणा 168। 24 सत्ते 168, 7 छंग 42। तो इसका 42 वाला आंसर करेक्ट है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
12वां क्वेश्चन दिया है, दो बिंदु दिए हुए हमें, ए बिंदु दिया है ए कॉमा बी और दूसरा बिंदु दिया है बी, जिसके निर्देशांक हैं 2a कॉमा 2b के बीच की दूरी निकालनी है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र है वो हम लगाएंगे √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इस बिंदु को हम मानेंगे x1 y1, इस बिंदु को मानेंगे हम x2 y2। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू लिखेंगे 2a माइनस x1 की जगह लिखेंगे a का स्क्वायर, y2 की जगह 2b, y1 की जगह b। जब हम इसे घटाएंगे 2a में से a गया तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी जो दूरी आ जाएगी वो आ जाएगी √a² प्लस b²। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा a। इसी तरह से अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिलती है, इस प्रकार मिलती है कि PQ का मान 12 दिया है, तो OQ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। ये कोई वृत्त दिया हुआ है, ये इसका केंद्र है O। अब एक स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा हमने खींच दी है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, यानी बिंदु Q पर मिल रही है और ये स्पर्श रेखा है PQ। अब यहाँ से हम इसे मिला लेते हैं, इसी तरह हमने यहाँ मिला दिया। अब हम ये देखेंगे हमें त्रिज्या कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो त्रिज्या हमें दी है 5 सेंटीमीटर और PQ की जो लंबाई है वो हमें दी है 12 सेंटीमीटर। तो हमें OQ की लंबाई बतानी है, जैसा कि यहाँ पूछा है कि OQ की लंबाई क्या होगी। तो कोई भी स्पर्श रेखा हमेशा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, यानी जो त्रिज्या है त्रिज्या के साथ में समकोण बनाती है। अब यहाँ पर OQ त्रिभुज की कौन सी भुजा है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम OQ का मान निकालेंगे। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। OQ बराबर, अब OP की वैल्यू दी है हमें 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। OQ बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 12 का करेंगे 144, तो इन्हें जोड़कर आ जाएगा 169। अब 169 कितने का होता है, 13 का। तो इसका सही उत्तर 13 हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 14। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण B बराबर है कोण E के, तो वे त्रिभुज समरूप होंगे यदि। अब इन 4 कंडीशन में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम 2 त्रिभुज बना लेते हैं, रफ डायग्राम बना लेते हैं हम। एक त्रिभुज हमें दिया हुआ है ABC और एक त्रिभुज हमें दिया हुआ है DEF। अब इन दोनों त्रिभुजों में कोण B और कोण E ये बराबर दिए हुए हैं। अब दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। ये समरूप का चिन्ह है। हमें यहाँ पे बताना है कि इनका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं तो उसकी 2 भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि जो AB भुजा है, जैसे कोण से बनने वाले जिस बिंदु पर ये कोण बनना है उन्हें उस कोण को बनाने वाली भुजा कौन सी है, AB। AB का अनुपात DE के बराबर। इसी तरह से BC वाली जो भुजा है वो EF के समानुपाती होनी चाहिए। अब यहाँ पर कोण B बराबर दिया हुआ था कोण E के, ये दोनों साइड है, ये एंगल है। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप हो जाएगा। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन, यहाँ पे B वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह से 15वां प्रश्न दिया है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण 90 है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई त्रिज्य खंड की, और इसका जो कोण दिया हुआ है थीटा 90 दिया हुआ है। हमें निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है θ/360 × πr²। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। थीटा की जगह 90/360 गुणा पाई की जगह लिखेंगे 22/7, और यहाँ पे त्रिज्या हमें दी है 7।
स्क्वायर लिख देंगे 2 बार, एक साथ से एक साथ कट जाएगा, 90 से 9 एकम 9, 9 चौक 36, 1/4 बार कट जाएगा। अब हम इसे काटें 2 से, 2 दूनी 4 और ये 11, ऊपर गुणा करेंगे तो आएगा 77 और बटे में आ गया 2, 77 को 2 से काटेंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है प्रश्न नंबर 16, एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें चित्र बनाना है। एक अर्धगोला है, इस अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है, यानी त्रिज्या हमें कितनी दी है, शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, आर का जो मान है वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले, यानी अर्धगोला और शंकु दोनों की त्रिज्या समान है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, अब यहाँ पे जो शंकु दिया है इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल, तिर्यक ऊंचाई हमें दी है 12 सेंटीमीटर, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर खिलौना, हमें यहाँ लिखना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो खिलौना है वो दो चीज़ों से बना है, एक तो बना है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो अर्धगोले से बना है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठ भी कह सकते हैं। अब यहाँ हमें फॉर्मूला लिखना है, अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr², शंकु का πrl। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² और शंकु का होता है πrl। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। अब यहाँ पर हम πr कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा 2r + l, वैल्यू लगा देते हैं इसकी। पाई हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि जो उत्तर है हमारा वो पाई के पदों में आ रहा है, इसलिए हम पाई का मान अभी नहीं लगा रहे। अब यहाँ पर r की वैल्यू लिखेंगे 4, 2 इंटू यहाँ पर फिर से लिख देंगे प्लस l की जगह लिखेंगे 12, तो ये हो जाएगा 4π, इन्हें प्लस करेंगे 8 और 12 को प्लस करेंगे 20 और 20 गुणा 4 करेंगे तो 80π सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 16 वाले प्रश्न का 80π सेंटीमीटर स्क्वायर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17, द्विघात बहुपद दिया हुआ है हमें x² + 7x + 12 के शून्यक क्या होंगे। यहाँ पे इसके शून्यक पूछे हैं, तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम दिए गए बहुपद को 0 के बराबर करते हैं। अब यहाँ पर 12 की फैक्टर करते हैं ऐसे कि 7 आ जाए। तो 12 कौन से पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में 2 बार आता है, लेकिन उन्हें जोड़कर या घटाकर 7 नहीं आएगा। 12 4 और 3 के पहाड़े में भी आते हैं, तो इन्हें जोड़कर 7 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। x² + 4x + 3x + 12 बराबर 0। अब हम इन दोनों में x कॉमन ले लें तो यहाँ आएगा x + 4 + 3 कॉमन ले लेंगे तो x + 4। यहाँ से हम x + 4 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से x + 3 बराबर 0। यदि हम x + 4 को बराबर करें 0 के तो x का मान आ जाएगा -4, तथा अगली संख्या दी है हमें x + 3, इसे 0 के बराबर करें तो x का मान आ जाएगा -3। अतः शून्यक बराबर -4 और -3, तो इसके दो शून्यक हमें प्राप्त हो गए -4 और -3, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमें दिया है रैखिक समीकरण युग्म, दो समीकरण दिए हमें x + y = 14 और x - y = 2 का हल क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम हल करने से पहले ही बहुविकल्पीय में बता सकते हैं। जैसे दो संख्याओं को जोड़कर 14 आ रहा है और उन्हें घटाकर 2 आ रहा है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, 8 और 6। अगर हम जैसे ऑप्शन के हिसाब से चेक करें तो 20 और -6 को जोड़कर
14 आ जाएगा, लेकिन घटाने पर 26 आएगा क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है यहाँ पर। 8 और 6 को जोड़ेंगे 14 आ जाएगा और घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब वैसे हल करेंगे तो हम किस हिसाब से करेंगे, इसे विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। जोड़ने पर यदि हम इन दोनों समीकरण को जोड़ लें तो 22 से 22 कट जाएगा, x और x को जोड़ेंगे तो 2x, 14 + 2 16। इससे x का मान आ जाए 16/2 और x का मान हो गया 8। इसी तरह से x - y बराबर 2, x - y बराबर 2। तो यहाँ पर x की जगह हम x का मान 8 किसी एक समीकरण में लगा लेते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 + y बराबर 14, तो y का मान आ जाएगा 14 - 8 या फिर y का मान 6। अब इसी क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक, जब दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हो तो हमें निकालनी है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या मतलब x का मान हम कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा कर देते हैं। 14 + 2 16, 16 का 16/2 कितना आ जाएगा 8, तो x का मान कितना आ गया 8। और छोटी संख्या निकालनी है यानी y निकालना है, तो हम क्या करते हैं 14 - 2/2, यानी योग में से अंतर घटाएंगे बटे 2। 14 में से 2 गए तो बचे 12, 12/2 होते हैं 6, तब भी उत्तर इस तरह से आ जाएगा। तो इसका 8 और 6 वाला उत्तर सही है। इसके बाद यदि एक द्विघात समीकरण दिए kx² + 2√6x + 3 बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। kx² + 2√6x + 3 बराबर 0 के मूल समान है। मूल हमें समान दिए हुए हैं तो k का मान क्या होगा। जब भी मूल वाले क्वेश्चन आते हैं और मूल समान हो या फिर वास्तविक बराबर जैसे भी दिए हो, तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम तुलना करते हैं ax² + bx + c बराबर 0 से। इस समीकरण से हम तुलना कर लेते हैं। तो जब हम तुलना करेंगे तब a का मान हो जाएगा k और b का मान हो जाएगा 2√6 और c का मान हो जाएगा 3। मूल बराबर हों, यदि मूल बराबर हों तो कंडीशन होती है b² - 4ac बराबर 0 या b² बराबर 4ac। इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे b की जगह 2√6 का स्क्वायर बराबर 4 गुणा a के स्थान पे हम लिखेंगे k और c के स्थान पे लिखेंगे हम 3। यदि हम 2 का स्क्वायर करें तो 4 और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 और यहाँ 4 3 12 k। 4 गुणा 6 करेंगे तो 24 और इसके बटे में लिखेंगे 12 बराबर k। अब 12 से हम 24 को काटें तो 2 बार कट जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2। अब एक AP दी है समांतर श्रेणी -6 -4 -2 डॉट डॉट का 7वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे जो श्रेणी हमें दी हुई है -6 -4 -2 डॉट डॉट का 7वां पद क्या होगा। 7वां पद क्या होगा, तो समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है इसलिए हम a बराबर पहला पद लिख लेते हैं a को, और इसी तरह से सार्वंतर निकालते हैं। इनका सार्वंतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस, अब पहला पद कितना है माइनस का 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6। अब 6 में से 4 घटाएंगे तो 2। अब 7वां पद पूछा है तो n का मान कितना है 7। अब हमें n वाला फॉर्मूला लगाना है। n पद निकालने का सूत्र होता है a + n - 1 d। जब हमें 7वां पद निकालना है तो n की जगह लिखेंगे 7। अब a के स्थान पर -6 और d की जगह 7 - 1 और d के स्थान पर 2। 7 में से 1 गया 6 गुणा 2 -6 + 12, 12 में से 6 जाएंगे तो 6, तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद आते हैं हम खंड बा, जो बा वाला खंड है वर्णनात्मक प्रश्न। इस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि 6 - √2 अपर में है। अपर में संख्या का क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी अपर में संख्या दी होती है तो पहले हम लिखते हैं माना 6 - √2 बराबर p/q एक परमेय संख्या है। अब हम इसे पहले परमेय संख्या मान लेते हैं। जब ये परमेय संख्या है, अब हमारा जो मेन मकसद है, जब सवाल प्लस माइनस या मल्टीप्लाई का होता है, ये डिवाइड का होता है, तो हम क्या करते हैं रूट वाली संख्या को अलग निकालते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ से 6 को हटाना पड़ेगा,
तो यहाँ क्या बचेगा, -√2 बराबर P/Q -6। ये भी एक कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब हमें इस माइनस को हटाना है, माइनस को हटा दोगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, -P/Q और ये प्लस का 6 हो जाएगा। यह भी एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब एक पक्ष अपरिमेय होता है तो दूसरा पक्ष भी अपरिमेय होगा, तब -P/Q +6 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, तब यह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। जब दोनों पक्ष अपरिमेय हैं तो हम लिख सकते हैं अतः 6 -√2 एक अपरिमेय संख्या है, तब ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बिंदु हमें दिया हुआ है x अक्ष पर, तो x अक्ष पे जो बिंदु होता है वो होता है x, 0। अगर यही बिंदु y अक्ष पे दिया होता तो इसके निर्देशांक होते 0, y। अब ये जो बिंदु हमें दिया हुआ है, ये बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है इनकी जो दूरी है वो आपस में बराबर होंगी। जैसे हमने इस बिंदु को A मान लिया, इसे B मान लिया, इस वाले को C। अगर ये वाला बिंदु इन बिंदुओं से समदूरस्थ है तो इसका मतलब हुआ दूरी AB के बीच की दूरी बराबर होगी AC के बीच की दूरी के। अब हम इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। अब y1 की जगह -5 है तो ये प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से A और C के बीच की दूरी x1 माइनस, अब x2 की जगह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, x - 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a² + b² - के 2ab। 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी स्क्वायर खोलेंगे, a + b के होल स्क्वायर से a² + b² + 2ab, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। अब हमें x वाले सभी नंबर्स एक तरफ लाना है, x² + 4 - 4x, और इन तीनों नंबर्स को हम इधर ले आते हैं, -x² -4 -4x। जब ये तीनों नंबर्स इधर आएंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा। अब यहाँ पर 81 था, +25 को इधर लाएंगे तो -25। अब यहाँ पर x² से x² कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा, -4x और -4x इन्हें जोड़ेंगे तो -8x हो जाएगा, और 81 में से 25 घटेंगे तो 56 आ जाएगा। अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो 56 बटे -8, x का मान -8 के पहाड़े में 56 आते हैं 7 बार। तो इस बिंदु के हमें निर्देशांक बताने थे, तो बिंदु A के जो निर्देशांक होंगे वो थे x, 0 थे, x के स्थान पे लिखेंगे -7, 0। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है गा वाला जो प्रश्न दिया हुआ है, बिंदु -2, 2 और 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर A बिंदु के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं -2, 2, और B बिंदु के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 2, 8। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो 4 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए हमें 3 डॉट लगानी है। जितने भी भागों में विभाजित करना है उससे एक कम करके, जैसे 5 भागों में करना होता तो 4 डॉट लगाते। अब यहाँ पर AB के बाद में इस बिंदु को लिखेंगे C, इसे लिखेंगे D, इस बिंदु को लिखेंगे हम E। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए C बिंदु, D बिंदु और E बिंदु। जो निर्देशांक हमें दिए इसे हम x1, y1 मान लेते हैं, और इस वाले को हम x2, y2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बिंदु C के निर्देशांक निकालना है। तो C बिंदु के लिए अगर हम ये देखें m1 और m2 का अनुपात, तो C बिंदु से एक खंड इधर था और C बिंदु के पीछे 3 खंड है, तो इसमें 1 और 3 का अनुपात हो जाएगा। अब यहाँ पे x के निर्देशांक निकालने का सूत्र होता है अंत विभाजन में m1 x2 + m2 x1 बटे m1 +
m2। इस सूत्र की सहायता से हम मान निकालेंगे। m1 की जगह लिखेंगे 1 गुणा, अब यहाँ x2 की वैल्यू है 2, प्लस m2 के स्थान पे हम लिखेंगे 3 गुणा x1 के स्थान पे लिखेंगे माइनस का 2, और यहाँ लिखेंगे हम 1 प्लस 3। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ 2 एकम 2, प्लस माइनस होगा माइनस, 3 दूनी 6 बटे 4, 2 में से 6 गया तो माइनस 4 बटे 4, तो इसका उत्तर हो गया माइनस का 1। x का मान -1 आ गया। इसी तरह से y का मान निकालेंगे, m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। m1 के स्थान पर 1 और y2 के स्थान पर, y2 की जो वैल्यू दी है हमें दी है 8, प्लस 3 इंटू y1 के स्थान पे लिखेंगे हम 2, और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 3, 8 प्लस 6, और यह हो जाए 4, 8 और 6 होते हैं 14, 14 बटे 4, 14 को 4 से काटेंगे नहीं कटेगा, लेकिन 2 के पहाड़े से कटेगा 7 बार, और ये 2 बार, तो y का मान आ गया 7 बटे 2। बिंदु C के निर्देशांक हमने निकाल दिए, x का मान था -1 और y का मान था 7 बटे 2। इसी तरह से हम बिंदु D के लिए निकालते हैं। अब यहाँ पर हमें बिंदु D के लिए निकालना है, तो D बिंदु के लिए सबसे पहले हमें देखना है m1 और m2 में अनुपात। तो यहाँ पे देखेंगे D बिंदु के लिए 2 अनुपात इधर है, 2 अनुपात इधर है, तो 2 अनुपात 2 का अनुपात आ जाएगा, 2 अनुपात 2। अब यहाँ भी इसी तरह से सूत्र लिखेंगे, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ पर m1 की जो वैल्यू है वो थी 2 गुणा x2 की वैल्यू, इसी समीकरण से हम देखेंगे 2 प्लस m2 की जगह 2 लिखेंगे, और यहाँ पर x1 की जो वैल्यू है वो है -2, और यहाँ हम लिखेंगे 2 प्लस 2। अगर इसे हम हल करें तो 2 दूनी 4, प्लस माइनस होता है माइनस, 2 दूनी 4, और बटे में आ जाएगा 4, 4 माइनस 4 0, तो x का मान भी 0 आ गया। इसी तरह से y के लिए निकालेंगे तो m1/2 प्लस m2/1 बटे में m1 प्लस m2। m1 की जगह 2 लिखेंगे गुणा y2 का मान यहाँ से हम देख के लिख देंगे 8 प्लस 2 गुणा, अब यहाँ पे y1 का मान दिया है 2, और यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 2, तब ये हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 4 बटे 4, 20 बटे 4 बराबर 5। तो बिंदु D के जो निर्देशांक आ गए वो आ गए 0,5। इसी प्रकार अब जो अंतिम बिंदु बचा है बिंदु E, बिंदु E के लिए m1 और m2 में 3 और 1 का अनुपात होगा, तो हम x का फॉर्मूला लगाएंगे, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणा 2 प्लस 1 गुणा -2, और यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 1, तब ये हो जाएगा 3 दूनी 6 -2 बटे 4, ये 4 बटे 4 बराबर हो जाएगा 1 के। इसी तरह से y का मान निकालेंगे, m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। m1 की जगह 3 गुणा y2 की जगह 8 प्लस m2 की जगह 1 और y1 की जगह 2, और यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 1, 8 3 24 प्लस 2 बटे 4, 24 प्लस 2 होते हैं 26 बटे 4। अब 26 और 4 2 के पहाड़े से करते हैं 13 और 2 बार, तो y का मान आ गया 13 बटे 2। तो बिंदु E की जो निर्देशांक आ जाएंगे वो आ जाएगा 1,13 बटे 2। तो ये हमारे 3 उत्तर हो गए। हमसे पूछा गया था कि जैसे कोई 2 बिंदु दिए हुए हैं, इनको इस पूरी रेखा को, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 3 बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, यानी C के निर्देशांक, D के और E के, ये हमने निकाल दिए हैं। इसके बाद घाव वाला प्रश्न दिया हुआ है हमें, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा का रूट बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा के होता है। तो घाव वाला जो प्रश्न दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट बराबर होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा के, सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर होता है। अब इसे हल करने के लिए जब भी इस तरह की कंडीशन होती है, दोनों संख्या सेम हो लेकिन उनका चिन्ह अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं, ऐसे सवाल में परिमेयकरण कर लेते हैं। परिमेयकरण करने पर हर के सापेक्ष हम परिमेयकरण कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर संख्या जो लिखी है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, परिमेयकरण करेंगे तो हम आधार के सापेक्ष कर रहे हैं, तो 1 माइनस साइन है इसलिए गुणा किससे होगी, ऊपर नीचे
1 प्लस साइन थीटा से। अगर यहाँ प्लस लिखा होता तो हम इन दोनों में माइनस से गुणा करते। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो ये बराबर हो जाता है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बनना है, जिसे हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे, अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, पहली सर्व समीकरण का प्रयोग करें, 1 में से साइन स्क्वायर घटाने पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर दोनों संख्याओं पे वर्ग लगा हुआ है, तो दोनों संख्याओं पे वर्ग लगा हुआ है, तो वर्ग हमने एक बार लिख दिया है। अब ऊपर बचा 1 प्लस साइन थीटा और बटे में बचेगा कॉस थीटा बराबर अंडर रूट। यदि हम 1 बटे कॉस कर दें, इसे हम इस तरह से लिख दें 1 बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि 1 बटे कॉस ये बराबर होता है सेक थीटा के, और साइन बटे कॉस बराबर होता है टेन थीटा के। यदि हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बराबर हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जो बराबर हो जाएगा RHS के। इसके बाद हमें अगला प्रश्न दिया हुआ है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें त्रिज्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर और इसकी जीवा द्वारा केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, यानी थीटा का मान हमें 60 दिया हुआ है। हमें निकालना है इसमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र हमें याद रखना है आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस हाफ साइन थीटा, ये सूत्र हमें याद रखना है। अब आर के स्थान पर हम लिखेंगे 21 का स्क्वायर, पाई की जगह पाई की अगर हम चाहें तो वैल्यू भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे पाई की जो वैल्यू है कोई भी, जैसे यहाँ पे वैल्यू जो दी हुई है हमें उस हिसाब से हम इसे हल कर सकते हैं। तो चलो हम वैल्यू ही लगा लेते हैं इसकी। तो पाई का मान हम लगा लेते हैं 22/7 इंटू, अब जो थीटा दिया हुआ है इसकी जगह लिखेंगे 60 बटे, और 360 बटे में आ जाएगा माइनस का 1/2 साइन थीटा के स्थान पे लिखेंगे 60। 21 का वर्ग करते हैं तो 441 आ जाता है, इसे काटेंगे, इसे 6 बार कट जाएगा। अब यहाँ पर 22 और 6 को हम 2 के पार्टे से काट सकते हैं, तो ये 11 बार कट जाएगा, ये 3 बार कटेगा, 3 सत्ते 21 माइनस 1/2 साइन 60 का मान लगाएंगे तो √3/2। यदि हम 441 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 441 गुणा 11/21 माइनस 441 गुणा √3/4। 21 का वर्ग होता है 441, तो ये 21 बार कट जाएगा। अब यहाँ 21 की 11 से गुणा करेंगे तो 231 माइनस 441/4 अंडर रूट 3। अब जबकि ये क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, जो लाल कंचे हमें दिए हुए हैं एक डिब्बे में दिए हुए हैं 4, सफ़ेद कंचे 8 दिए हुए हैं और हरे कंचे 5 दिए हुए हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है और हरा नहीं है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पर कुल कंचों की संख्या। तो कुल कंचे कितने हो गए, 4 + 8 + 5, कुल कंचों की संख्या होगी 17। अब पहले पॉइंट में हमसे पूछा है कि निकाला गया कंचा लाल है, तो प्रायिकता हमें बतानी है लाल कंचा होने की। लाल कंचा होने की प्रायिकता है, लाल कंचों की संख्या है 4 और टोटल कंचे हैं 17, तो 4/17 लाल होने की प्रायिकता होगी। अब दूसरे में पूछ रहा है कि हरा नहीं है, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि प्रायिकता हरा है। जैसे यहाँ पूछा हरा नहीं है, तो जो नहीं है पहले हम उसे निकालेंगे। हरा है, हरा होने के चांस है 5 17 में से, तो 5/17। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हरा नहीं है या जो भी कलर का नहीं है, तो हम उस संख्या को यानी उस प्रायिकता को 1 में से घटा देते हैं। जैसे हरा नहीं है तो हरा निकाल के 1 में से घटाएंगे, मल्टीप्लाई होगी क्रॉस में, 17 माइनस 5/17, तो इसका उत्तर आ जाएगा 12/17। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2,
दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7.5 और 4.5 हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दो संकेंद्रीय वृत्त बनाना है। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक हो। तो दो संकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्या 7.5 और 4.5 है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जो बड़ा वृत्त है उसकी जीवा है और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो हमने ये रेखा यहाँ से खींच दी, इसका हमने नाम दे दिया ए बी। अब ये ए बी क्या है, बड़े बड़े वाला जो वृत्त है इसके लिए तो जीवा है और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। हम यहाँ पर इसे ओ लिख लेते हैं और इसे मिलाने पर, तो सबसे पहले तो हम इस बिंदु को डी बिंदु मान लेते हैं अपनी तरफ से। अब हमें इन वृत्तों की त्रिज्या दी है 7.5 और 4.5 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 7.5 सेंटीमीटर और छोटा वृत्त की त्रिज्या, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी 4.5 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई बतानी है। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब हमें इस त्रिभुज में आधार निकालना है। तो आधार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 7.5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 4.5 का स्क्वायर, आधार बराबर। अब यहाँ पर कोई भी संख्या दी होती है हम उसे हल करते हैं। जैसे वर्ग निकालने से पहले हम इसमें एक फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार हम इन्हें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12, और जब हम इन्हें घटाएंगे 7.5 में से 4.5 गए तो बचेगा 3, और 12 गुणा 3 करेंगे तो अंडर रूट 36। 36 कितने का होता है, 6 का। तो आधार का मान कितना आ गया 6। अब आधार कौन सा है इसमें, ए डी। ए डी का मान हमने निकाल दिया 6। पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जीवा कौन सी है, जीवा है ए बी। ए बी कितनी है, ए डी की डबल। तो 2 गुणा 6, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। जीवा की जो लंबाई होगी वो होगी 12 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमें आकृति दी हुई है। एक हमें आकृति दी है दो संकेंद्रीय वृत्त के बाद में अगला जो क्वेश्चन है, इस तरह से एक आकृति दी हुई है। इस आकृति में दो कोण दिए हुए हैं जो बराबर हैं। यहाँ टी लिखा हुआ है, क्यू एस, पी लिखा हुआ है, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, यहाँ पे कोण 1 और यहाँ पे कोण 2। आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर और कोण 1 बराबर 2। तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज, यहाँ पे जो दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो ये प्रमेय है, तो हम प्रमेय के आधार पर लिख लेते हैं। दिया है हमें क्या दिया हुआ है, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। एक तो हमें ये दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है कि कोण 1 का मान बराबर है कोण 2 के। फिर इसके बाद हम लिख लेते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें, यहाँ पे सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे उत्पत्ति। चित्र में कोण 1 बराबर है कोण 2 के। जैसे ये वाला जो कोण है 1 वो बराबर है कोण 2 के। अब जैसे इसी चित्र को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ P लिखा हुआ है, यहाँ पे Q लिखा हुआ है, यहाँ पे R लिखा हुआ है। कोण हमें दिया है 1 और कोण 2। हमें सवाल में दिया हुआ है कि कोण 1 बराबर किसके है, 2 के। अब हमें ये बात पता होना चाहिए कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती हैं। इस 2 के सामने की भुजा होगी पी क्यू और कोण 1 के सामने की भुजा होगी पी आर। तब पी क्यू बराबर पी आर होगा। क्यों होगा, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती हैं। और हमें क्या दिया हुआ है, अब हमें दिया हुआ है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। तो यहाँ पर हम पी आर के स्थान पर पी क्यू लिख लेंगे। इसे हमने समीकरण 1 मान लिया, इसे हमने समीकरण 2 मान लिया। और ये जो समीकरण थी 3, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से पी आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम इस समीकरण में इसका मान रख देते हैं।
तब यहाँ बन जाएगा क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू। इतना लिखने के बाद अब हम चेक करेंगे इसे चित्र में। तो सबसे पहले लिखा हुआ है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्यू पी। अतः और हमें क्या दिया हुआ था जी, कौन से नियम से लागू हुआ है, कौन से नियम से समरूप है, ये दो भुजाएं दी हैं, अनुपात है और एक कोण बराबर दिया है। तो यहाँ लिखेंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ये सिद्ध हो गया। इसके बाद गा वाला प्रश्न है, इसके बाद गा वाला प्रश्न है, एक एपी दी हुई है, इस एपी के कितने पद लिए जाएं कि उसका योग -18 हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो यहाँ पर -18 दिया हुआ है ये गलती से लिख गया है, मिसप्रिंट है, यहाँ पर होगा 81। 81 करना है हमें यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें गा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर गा प्रश्न में हमें एक एपी दी हुई है जो कुछ इस प्रकार से 21, 18, 15 डॉट डॉट के कितने पद लिए जाएं, कितने पद लिए जाएं कि उनका जो योग है वो 81 हो, योग 81 हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ए का मान निकालना है। ए माने होता है पहला पद। इसके बाद हम निकालते हैं डी सार्वधांतर। सार्वधांतर निकालने का तरीका है दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, तो ये -3 आ जाएगा। कितने पद लिए जाएं इसका मतलब है हमें एन का मान निकालना है, पदों की संख्या, और जिसका योग 81 हो। तो एन व पद है यहाँ पर, एस एन पदों का योग है 81। अब यहाँ पर हम इसके फैक्टर करेंगे, तो इससे पहले हमें इसका सूत्र लिखना है। एस एन बराबर होता है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन की जगह हम लिखेंगे 81, एन हमें निकालना है 2, और ए की जगह लिखेंगे 21 प्लस एन निकालना है, और डी के स्थान पे हम लिखेंगे -3। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 81 दूनी 162 बराबर में एन लिखेंगे 21 दूनी 42। अब यहाँ पर -3 की एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3n, फिर -3 की -1 से करेंगे तो +3, 162 बराबर एन 42 और 3 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 45 -3n। 162 बराबर एन को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से तो ये हो जाएगा 45n माइनस 3n स्क्वायर। इतना लिखने के बाद में हम सभी नंबर्स को अवरोही क्रम में लगाएंगे। तब जो बायां पक्ष है, बाएं पक्ष की तरफ हम ये वाला दायां पक्ष ले जाएंगे, तो ये संख्या इधर आके हो जाएगी +3n स्क्वायर, प्लस का 45n था तो ये हो जाएगा -45n, और ये 162 यहीं पर रहेगा। अब तीनों संख्या देखेंगे कि 3 के पहाड़े से कट सकती हैं, ये 1 बार, ये 15 बार, और ये 54 बार, बराबर में 0। अब इतना लिखने के बाद में यहाँ पर हम 54 के गुणनखंड करेंगे। 54 के गुणनखंड करेंगे तो 54 के ऐसे गुणनखंड जिनका योगफल या अंतर 15 आता हो, गुणा करके 54 आता हो। तो 54 9 और 6 के पहाड़े में आता है, 9 6 54, तो 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 9 + 6 n स्क्वायर माइनस के 9n माइनस के 6n प्लस का 54 बराबर 0। यदि हम इन दोनों में कॉमन लें तो n कॉमन आ जाएगा, n -6 बचेगा, माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो n -9 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने n -9 कॉमन ले लिया तो यह बचेगा n -6। पहली संख्या को 0 के बराबर करते हैं। यदि n -9 बराबर 0 तो n का मान 9 आ जाएगा, तथा अगली संख्या है n -6। यदि हम इसे 0 के बराबर करें तो यहाँ से n का मान भी 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो दो पद हमें दिए हुए हैं, n का मान है 9 या 6, तो दोनों में से कोई सा भी उत्तर हो सकता है इसका। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर घ, इसमें दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद है x² + 10x + 21 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। हमें इसके शून्यक निकालने, तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम जो भी द्विघात बहुपद दिया है इसे 0 के बराबर करते हैं। अब यहाँ पर 21 के ऐसे गुणनखंड करो कि 10 आ जाए। तो 21 के गुणनखंड होते हैं 7 और 3। तो यहाँ लिखेंगे हम 7 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21 बराबर 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 बचेगा बराबर में 0। x प्लस 7 एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 3 बराबर 0। यदि x प्लस 7 बराबर 0 तो x का मान हो जाएगा -7 तथा x प्लस 3 बराबर 0 तो x का मान हो जाएगा -3। अतः शून्यक, अब हमें निकालना है इसमें शून्यक। तो शून्यक कौन कौन से आ गए? -7 और -3। अब जब भी हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या निकालते हैं? यहाँ पर शून्यक। तो शून्यक आ गए। अब हमें निकालना है इन्हीं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो जो भी यहाँ पे हमें शून्यक दिए हुए हैं -7 और -3, हमें इन्हें योगफल निकालना है। योगफल का मतलब दोनों को प्लस करना है। तो -7 और -3 कितने हो गए? -10। इसके बाद हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। अब हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर -7 और -3 को हमें गुणा करना है। जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 या 21। तो शून्यकों का जो योगफल है वो आ गया -10 और गुणनफल आ गया प्लस का 21। अब इसके बाद सत्यता की जब जांच करनी है तो दोबारा से हम यही समीकरण लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 बराबर 0। अब इस समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तुलना करने पर a का मान आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे गुणांक में 1 दिया हुआ है। b का मान आ जाएगा 10 और c का मान आ जाएगा 21। अब इतना लिखने के बाद में हमें यहाँ पर फॉर्मूले का प्रयोग करना है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। माइनस, अब b की जगह हम लिखेंगे 10 और a की जगह लिखेंगे 1, तो ये हो जाएगा -10। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल का जो सूत्र होता है वो होता है प्लस का c/a। c की वैल्यू दी है हमें 21 और a की वैल्यू दी है 1, 21/1 हो गया 21। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे शून्यकों का योगफल, यहाँ भी -10 यहाँ भी -10, गुणनफल 21 गुणनफल 21। तो इसका मतलब है यहाँ पर संबंध की सत्यता की जांच की जा चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर आधा किया। 500 और 520 को जोड़ेंगे 1020 हो जाएगा। 1020 का आधा किया तो 510। अब सभी में समान अंतर है तो हम 20-20 जोड़ते जाएंगे इनमें। और उसके बाद में हमने यहाँ पर श्रमिकों की जो संख्या दी थी, यहाँ पे 12, 14, 8, 6, 10, ये हमने यहाँ लिख दी श्रमिकों की संख्या। अब हमें निकालना क्या है इसमें? समांतर माध्य। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा f(x)/σf। ये प्रत्यक्ष विधि से है। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम इसे कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे। अब कल्पित माध्य विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो x वाली वैल्यू हैं उनमें बीच वाली संख्या को a मान लेते हैं। कोई सी भी संख्या को मान सकते हैं a। तो यहाँ पर बीच में जो संख्या है, 5 संख्याओं में बीच में 550 आ रहा है, हमने इसे a मान लिया है। अब इसके बाद हम निकालते हैं d बराबर होता है x माइनस a। d बराबर होता है x माइनस a, यानी a को जो हमने माना है वही हम सभी में से घटाएंगे। 510 में से 550 को घटाएंगे तो -40, 530 में से 550 को घटाएंगे तो -20, 550 में से 550 घटाएंगे तो 0, 570 में से 550 घटाएंगे तो 20, इसी तरह यहाँ पे 40। अब देखेंगे f और d को मल्टीप्लाई करके, अब तो ये आसान हो रहा है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे f इंटू डी। f और d को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 चौक 48, 480 हो जाएगा माइनस में, 14 दूनी 28, 280 हो जाएगा
8 की 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा, 40 और 10 को करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें दो वैल्यू निकालनी है, एक तो निकालनी है हमें सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ हमें यहाँ से दिया हुआ है फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की संख्या दी है 50, यानी बारंबारता इसकी 50 हो जाएगी। अब इसके बाद में हमें निकालना है सिग्मा एफ डी। हमें ये देखना है कि यहाँ पे दो तरीके के नंबर हैं, प्लस और माइनस। तो पहले हम प्लस वाले को जोड़ लेते हैं अलग, 400 और 120 कितने हो गए प्लस के 520, और माइनस वाले को जोड़ेंगे 760। अब इतना लिखने के बाद ये देखेंगे कौन ज़्यादा है, माइनस का नंबर ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसे हल करेंगे तो ये 240 ज़्यादा है, यहाँ पर 240 ज़्यादा है। कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य का फॉर्मूला, समांतर माध्य हम निकालेंगे कल्पित माध्य विधि से। तो कल्पित माध्य विधि से फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। समांतर माध्य का फॉर्मूला इस तरह से हमने लिख दिया है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ये समांतर माध्य का फॉर्मूला है कल्पित माध्य विधि से। तो ए हमने किसे माना था 550 को, प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू आई थी -240 और सिग्मा एफ की वैल्यू है 50। 550 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 0 से 0 काटेंगे, 5 से जब हम इसे भाग करेंगे तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। अब यहाँ पर हमें पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना है। जब हम इसे घटाएंगे तो घटाने पर हमारा उत्तर आ जाएगा 545.2। ये इसका समांतर माध्य आ जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बहुलक और माध्यक दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है वर्ग अंतराल दिया हुआ है हमें 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145 और 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। ये इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमें यहाँ पर दो यहाँ पे निकालने हैं, एक तो माध्यिका निकालनी है और एक बहुलक निकालना है। फिर हम यहाँ लिखते हैं इसकी बारंबारता। मध्यमान का जो मान होगा वो हम कब निकालेंगे, जब हमें समांतर माध्य निकालना है। जब माध्यिका और बहुलक निकालनी है तो हम मध्यमान का मान नहीं निकालते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है हमें बारंबारता, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बारंबारता। बारंबारता दी है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। ये हमें बारंबारता दी है। अब यहाँ पर हमें निकालना है, एक तो बहुलक निकालना है, दूसरा माध्यक निकालना है। माध्यक का मतलब होता है माध्यिका। तो सबसे पहले तो हम बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, जैसे पहले हमें निकालना है बहुलक निकालना है। तो बहुलक में जब भी हम बहुलक निकालेंगे तो हम ये देखेंगे टेबल में सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। इनमें सबसे अधिक बारंबारता है 20 की। तो जो सबसे अधिक बारंबारता है उसे मानते हैं F1। जो बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे F1 मान लेते हैं। अब उससे ऊपर क्या आता है, अब जैसे 1 से पहले क्या आता है 0 और 1 के बाद क्या आता है 2। जो वैल्यू सबसे अधिक है उसे हमने मान लिया F1, उससे ऊपर वाली वैल्यू को F0 और F1 के बाद वाली वैल्यू को F2। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसकी निम्न सीमा कितनी है 125। ये L का मान होता है। अब यहाँ देखेंगे सब में कितने कितने का अंतर है। सभी में जो अंतर है वो कितने का है 20-20 का अंतर है। तो हम यहाँ पर बहुलक का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो बहुलक का जो सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बहुलक निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। L प्लस F1 माइनस F0 फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यहाँ पर L की जगह हम लिखेंगे 125 प्लस F1 की जगह लिखेंगे 20
माइनस F0 की जगह लिखेंगे 13 और यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 20 माइनस 13 माइनस F2 की वैल्यू है 14। सभी में अंतर है 20-20 का, तो हमने यहाँ पे 20 लिख दिया। अब यहाँ देखो 125 प्लस 20 में से 13 घटाएंगे तो 7 बचेगा। यहाँ पे 20 दूनी 40, ये दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। 13 और 14 होते हैं 27 और गुणा में आ जाएगा 20। 125 प्लस 7 दूनी 14 यानी 140 आ गया। अब यहाँ पर हम 40 में से 27 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 13। 125 प्लस, अब हम 13 से भाग करेंगे 140 को, तो यहाँ पर हमें 13 से भाग करना है 140 को। 13 एकम 13, एक बचेगा, यानी 13 ढाई 130 कर लें तो 10 बच जाएगा। पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे। 13 सत्ते 91, 9 बचेगा, लगभग में 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसे 10.77। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद में हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे। तो इन संख्याओं को जोड़ के 125 और 10 को जोड़ेंगे तो 135.77 आ जाएगा। इस तरह से तो हम निकाल देते हैं यहाँ पर बहुलक। अब पूछा क्या है दूसरा, बहुलक के बाद पूछा है माध्यक। माध्यक निकालने के लिए हम यहाँ पर इसी टेबल में निकालते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जिसे हम बोलते हैं CF। संचयी बारंबारता का नियम क्या होता है, सबसे पहले हम जो संख्या है वो तो लिखेंगे 4। अब इतना लिखने के बाद 4 में हम 5 जोड़ेंगे, 4 और 5 हो गए 9। फिर 9 में 13 जोड़ते हैं, 13 और 9 हो जाते हैं 22। 22 में 20 जोड़ेंगे तो 42। 42 में 4 कितने 14 जोड़ना है 56। 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64 और 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68। इसका मतलब है यहाँ पर यदि इन संख्याओं को जोड़ेंगे तब भी इसका मान 68 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद में जब भी हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर माध्यिका निकालिए, तो माध्यिका में हम जो देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। माध्यिका निकालने की सबसे बड़ी वैल्यू को हम लिखते हैं F। अब जो बारंबारता सबसे अधिक है उससे ऊपर वाली वैल्यू को लिख देते हैं हम CF। इसे हमने लिख दिया CF। अगर जैसे ये वाली बारंबारता सबसे अधिक होती तो CF कौन सा होता 42। 8 सबसे अधिक होती तो 56 होता। मतलब हम इसके क्रॉस में ही लेते हैं, डायगनली क्रॉस। अब हमें लिखना है यहाँ पर माध्यिका का फॉर्मूला। माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H। इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर L की जो वैल्यू है वो यहाँ पे दी है 125 और N की जगह लिखेंगे 68। 68/2 माइनस, अब CF कितना दिया हुआ है हमें, CF की जगह लिखेंगे 22/F। F दिया हुआ है 20 और अंतर दिया हुआ था 20 का। तो यहाँ पर हम 20 से 20 को काट सकते हैं। 125 प्लस, यदि हम 68 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 34 माइनस 22। 125 प्लस, अब 34 में से 22 को घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 137। ये माध्यिका का आंसर आ गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 5 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं। जब भी दो अंकों की संख्या का सवाल आता है तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। इकाई का अंक y है तो जो मूल संख्या है ये मूल संख्या है, तो मूल संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस y। जब भी दहाई के अंक को x मानेंगे, इकाई के अंक को y मानेंगे, तो मूल संख्या होगी वो क्या होगी 10x प्लस y। यानी दहाई वाले अंक में 10 से गुणा हो जाती है प्लस इकाई वाले में 1 से। अब इसके बाद हमें लिखना है अंकों का स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या। अंकों का स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या। यदि हम अंकों का स्थान पलट देते हैं तो संख्या क्या हो जाएगी
10y+x। जब भी दोस्तों 2 अंकों का सवाल आएगा, 2 अंकों की संख्या का सवाल, तो आपको इस तरह से ये 3 लाइन तो लिखनी है। अब इसके बाद हम कंडीशन पढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या कौन सी है? 10x+y। और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर कौन सी संख्या बन रही है? 10y+x। और इन दोनों का जो योग है वो कितना दिया हुआ है? 99। तो पहली कंडीशन हमने लिख दी यहाँ पर, ये हमें दिया हुआ था। तो पहले से हल कर लेते हैं। 10x+1x 11x, बाई और 10y हो जाएंगे 11y बराबर 99। तीनों संख्याएं 11 से कटेंगी तो एक बार, ये भी एक बार, और यहाँ पर 9 बार। पहली समीकरण। अब क्या कर रहे हैं कि संख्या के अंकों का अंतर 5 है। संख्या के जो अंक हैं, अंक कौन कौन से हैं? x और y, इनका अंतर कितना दिया हुआ है हमें? 5। दूसरी समीकरण, इसे हल करेंगे तो यहाँ जोड़ने पर ये कट जाएंगे। जोड़ने पर y कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 2x, और इन्हें जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 14/2। और जब इसे हल करेंगे तो x का मान आ गया 7। x का जो आंसर आ रहा है वो आ गया 7। अब यही वाला मान हम किसी एक समीकरण में लगा लेंगे। पहली समीकरण में लगा लो, x+y बराबर 9, 7+y बराबर 9। इससे y का मान आ जाएगा 9 - 7, तो y का मान आ गया 2। अतः संख्या, तो जो संख्या है वो कितनी होगी? यहाँ पे हमने क्या माना था संख्या को? 10x+y माना था। 10 गुणा x की स्थान पे लिखेंगे 7 प्लस y की जगह 2, तो ये हो जाएगा 72। अब पूछा है कि ऐसी कितनी संख्या हो सकती हैं? तो देखो, एक तो 72 हो सकती है, अंकों को पलटने पे 27 बन सकती है। केवल 2 संख्या हो सकती हैं इस तरह से। अब इसी के अथवा में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की कीमत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 15 अधिक थी। और यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 2250 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की कीमत क्या ज्ञात कीजिए। ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या। अब यहाँ पर ये मान लेते हैं कि एक दिन में कितने बर्तन बन रहे हैं? x। तब प्रति नग की कीमत, यानी एक बर्तन की कीमत कितनी होगी? यहाँ पे जो कंडीशन दी है कि कीमत कैसे रखी गई है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की कीमत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 15 अधिक थी। तो बर्तन की जितनी संख्या है उसके दुगने से 15 अधिक थी। अब यहाँ पर कुल लागत कितनी आएगी? लागत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बर्तनों की संख्या गुणा प्रत्येक बर्तन की कीमत। बर्तन की जितने बर्तन बने हैं वो, और प्रत्येक बर्तन की कीमत को गुणा कर दो तो वो आ जाती है निर्माण लागत। जबकि निर्माण लागत हमें कितनी दी है? 2250। मल्टीप्लाई करते हैं, 2x² प्लस के 15x बराबर में दिया हुआ, इसे ले आओ यहाँ पर माइनस के 2250 बराबर 0। यदि हम इन्हें गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आ जाएगा 4500। इसके हमें ऐसे फैक्टर करना है कि यहाँ पर 15 बचे और गुणा करके इतना आ जाए। तो इसके ऐसे फैक्टर कितने हो सकते हैं? 30 और 15, करके देख लेते हैं। 4500 के फैक्टर करेंगे तो 5 से 9 बार, 5 से 180 बार, फिर 5 से काटेंगे इसे 36 बार, फिर 5 से काटेंगे तो 2 से कट जाएगा ये 18 बार, फिर 2 से 9 बार, 3 से 3 बार, और 3 से 1 बार। साठ और 75, तो इसके जो फैक्टर हो गए 60 और 75 हो गए। क्योंकि 75 में से हम 60 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा,
और गुणा करेंगे तो 4500। तो यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस 75 माइनस 60 x माइनस 2250 बराबर 0। 2x² प्लस के 75x माइनस के 60x माइनस के 2250 बराबर 0। अब हम इन दोनों में x कॉमन ले सकते हैं केवल, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 75 माइनस का, अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे 30, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस का 75 बराबर 0। एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस 75 और एक में लिखेंगे x माइनस 30 बराबर 0। यदि 2x प्लस 75 बराबर 0 तो 2x का मान आएगा माइनस 75 और x का मान आ जाएगा माइनस का 75/2। तो बर्तनों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए हमने इसे मान लिया। और अगली संख्या दी हुई है हमें x माइनस 30, इसे 0 के बराबर करेंगे तो इससे x का मान आ जाएगा 30। अब हमसे पूछा क्या था यहाँ पर, बर्तनों की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे अतः बर्तनों की संख्या। तो बर्तनों की जो संख्या थी उसे हमने क्या माना था x, और x की जगह लिख देंगे 30, तथा प्रति नग एक बर्तन की कीमत, प्रति नग की कीमत कितनी थी, बर्तनों की संख्या के दोगुने से 15 अधिक। तो यहाँ 2 गुणा 30 प्लस 15, 30 दूनी 60 और 15 कितने हो जाएंगे 75 रुपये, यानी एक बर्तन कितने का होगा 75 रुपये का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। यदि पुल किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, और √3 का मान हमें प्रयोग करना है 1.732। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। नदी का पुल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये कोई नदी है और नदी के ऊपर जो पुल दिया हुआ है, ये कोई पुल दिया हुआ है। पुल की जो ऊंचाई है वो हमें दी हुई है यहाँ पर 5 मीटर। तो पुल की जो ऊंचाई है वो है 5 मीटर। अब पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। जैसे नदी का कोई, जैसे पुल का कोई बिंदु दिया हुआ है, जैसे हमने ए बिंदु मान लिया इसे, और किनारे इसके बी और सी हैं, और यहाँ पर इस बिंदु को हम डी मान लेते हैं। अब हमें यहाँ पर अवनमन कोण दिए हैं 30 और 45, तो अवनमन कोण ए बिंदु से यहाँ पर बनेगा 30 का, और ए बिंदु से इस वाले किनारे के लिए बनेगा 45 का। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब यहाँ पर एकांतर कोण बनता है तो यहाँ पे 30 का जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण की परिभाषा से, और 45 का जो कोण बनना है वो इस वाले कोण के बराबर होगा 45 से। अब नदी की जो चौड़ाई है इसे दो भागों में बांट दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस भाग को x मान लेते हैं और इस वाले भाग को y मान लेते हैं। अब हमें ये समकोण त्रिभुज दिए हुए हैं दो। इस समकोण त्रिभुज में हमें लंब और आधार पता है, तो हम tan का फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में, पहले हमें इसकी थोड़ी भाषा लिखनी है, तो यहाँ लिख लेते हैं माना BC एक नदी है, BC एक नदी है तथा XY एक पुल है। इतना लिखने के बाद में हमें त्रिभुज ABD लेना है। त्रिभुज ABD में हम tan 30 का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 30 बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा x। tan 30 का मान होता है 1/√3, ये बराबर हो जाएगा 5/x के, क्रॉस मल्टीप्लाई से x का मान आ जाएगा 5√3 मीटर। तो ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ADC में, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें भी हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan 45 बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब की जगह लिखेंगे 5 और आधार की जगह लिखेंगे 22। एक मान होता है tan 45 का बराबर 5/22, तो 22 का मान आ जाएगा 5 मीटर। x और y के मान हमने निकाल दिए हैं। अब चित्र में देखेंगे नदी की चौड़ाई कितनी है। तो नदी की जो चौड़ाई है वो चित्र के अनुसार है x प्लस वाई, यानी x का मान कितना था 5√3 और y का मान था 5। यदि हम इन दोनों में कॉमन ले लें तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा √3 + 1, 5 लिखेंगे। √3 का जो मान है वो होता है 1.732, ये हमें दिया हुआ है, प्लस 1, 5 लिखेंगे इंटू, यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2.732,
यदि हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं 13.660 इसका उत्तर आ जाएगा। बाद में अगर जीरो लिखा हुआ है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसे हटा दो। 13.66 मीटर, तो ये नदी की चौड़ाई आ जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है त्रिकोणमिति से सिद्ध कीजिए कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर में लाना हमें cosec a प्लस cot a। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अथवा में जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर में हमें लाना है cosec a प्लस cot a। इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताई थी। तो इसके लिए सबसे पहले इस तरह के दो क्वेश्चन हैं, एक तो यहाँ पे सेक और टेन के रूप में आता है, दूसरा कॉसिक और कॉट के रूप में आता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो RHS में दिया हुआ है कॉसिक ए और कॉट ए। कॉसिक को हम यदि चेंज करें तो लिख सकते हैं इसे हम 1/sin ए। इसी तरह से कॉट को जब चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं cos a बटे sin ए। तो इससे एक बात क्लियर होगी कि बटे में sin a आ रहा है, यानी हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे sin a से भाग करना है, तब ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो रही है। अगर यहाँ पे सेक और टेन दिया होता तो हम सेक को चेंज करते 1/cos और टेन को चेंज करते sin/cos, तो हमें साइन से भाग इसमें cos से भाग देना पड़ती। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं LHS। LHS दिया हुआ है cos a माइनस साइन ए प्लस 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सभी लोग ध्यान से समझ लेना इसे। अब इस क्वेश्चन में अंश व हर में हम यहाँ पे भाग देंगे इसके अकॉर्डिंग साइन ए से। अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर, अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर तो यहाँ आ जाएगा cos a माइनस साइन ए प्लस 1। अब यहाँ पर हम किससे भाग देंगे? साइन ए से। अंश व हर में साइन ए से भाग दे रहे हैं तो यहाँ भी आ जाएगा साइन ए। इसी तरह से हर में भी भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा cos a बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1/sin a। अब हमें ये पता होना चाहिए कि cos बटे साइन को हम क्या लिख सकते हैं। तो cos बटे साइन बराबर होता है cot a के, माइनस साइन बटे साइन 1 हो जाएगा, प्लस 1/sin होता है cosec a। इसी तरह से यहाँ पर cot a लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे माइनस का cosec a। अब हम क्रम से लिख लेते हैं इन्हें, पहले cot और cosec का नंबर लिख लेते हैं। cot a प्लस cosec a माइनस 1, अंश को हमने इस तरह से लिख दिया है। अब इसी तरह से हम हर को लिखेंगे cot a माइनस cosec a प्लस का 1। अब ऊपर वाले जो अंश में हमें ये ध्यान रखना है, अंश में इस एक को हम सर्वसमीका के रूप में लिखेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए एक की सर्वसमीका क्या होती है कॉसिक और कॉट में। तीसरी जो सर्वसमीका होती है कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। इस सर्वसमीका का हमें प्रयोग करना है यहाँ पर। तो कॉसिक माइनस कॉट होता है तो हम इसे भी कॉसिक प्लस कॉट करके लिख लेते हैं। कॉसिक ए प्लस कॉट ए क्रम से लिख दिया हमने इसे, माइनस अब इस एक की जगह हम यहाँ पे सर्वसमीका लगाएंगे। एक की जगह हम लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसी तरह से यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कॉसिक ए प्लस कॉट ए ऐसे लिखा जाएगा माइनस, अब यहाँ पर कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से लिखें तो इसे एक बार तो हमें प्लस लिखना है और एक बार इसे माइनस लिखना है। और बटे में कॉट ए माइनस कॉसिक ए प्लस का 1। अब अंश में देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉसिक ए प्लस कॉट ए ये दोनों पद कॉमन आ जाएंगे।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोसिक ए प्लस का कॉट ए। कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 1 और यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा कोसिक ए माइनस कॉट ए बटे में कॉट ए माइनस कोसिक ए प्लस का 1। अब यहाँ लिख सकते हैं हम कोसिक ए प्लस कॉट ए, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1 माइनस कोसिक ए और प्लस का कॉट ए हो जाएगा। और यहाँ लिख सकते हैं हम कॉट ए माइनस कोसिक ए प्लस का 1। अब हर के सापेक्ष हम इस वाले नंबर को चेंज करके लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कोसिक ए प्लस का कॉट ए। पहले हम कॉट ए लिख लेते हैं, बाद में हम कोसिक ए लिख लेते हैं प्लस का 1। इसी तरह से यहाँ पर कॉट ए माइनस कोसिक ए प्लस का 1। अब ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ से बराबर आ जाएगा कोसिक ए प्लस कॉट ए। यही हमें लाना था यहाँ पर, ये बराबर हो गया RHS के। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया है 5वां। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। एक हमें घनाकार ब्लॉक दिया हुआ है, तो घनाकार ब्लॉक, तो सबसे पहले तो हम घन बनाएंगे। इस तरह से हमें एक घनाकार ब्लॉक दिया हुआ है, ये कोई घनाकार ब्लॉक है। अब इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहले हम घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखेंगे इस तरह से। 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक, यानी घन की जो भुजा है वो हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक। घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो ये हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर घनाकार ब्लॉक। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अब देखो घन की जो भुजा है, जैसे ये घन की भुजा है 7, ये भी घन की भुजा है और ये भी घन की भुजा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले अर्धगोले का अधिकतम व्यास। अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब अर्धगोले का व्यास 7 दिया हुआ है हमें, अब हमें क्या निकालना है? इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि ये जो ठोस पूरा बना हुआ है किन किन चीज़ों से बना हुआ है। तो सबसे पहले तो ये बना हुआ है घन से और दूसरा अर्धगोले से। तो पहले हमें निकालना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। यानी घन में 6 फलक होते हैं, तो प्रत्येक फलक देखने में कैसा होगा? वर्गाकार। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुणा भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुणा भुजा दिए 7, तो 6 गुणा 49, और जब इसे गुणा करेंगे तो आएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो घनाकार भाग का आ गया। अब इसके बाद में हमें निकालना है अर्धगोले का। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठ, इसका सूत्र होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 22/7, पाई का मान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो यहाँ पर अर्धगोला था उसका व्यास था 7, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पे r का मान हम लगाएंगे 7/2 गुणा 7/2। 7 से 1 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 11 बार, तो 11 गुणा 7 हो गए 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि एक ऐसा क्षेत्रफल है जो दोनों के लिए कॉमन आ रहा है। जैसे अभी हमने यहाँ पर इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया है और इसका निकाल दिया है, लेकिन ये जो हिस्सा है वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल ये कॉमन आ रहा है, तो हमें ये वाला इसमें घटाना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे वृत्ताकार
भाग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7 लिखेंगे और आर की वैल्यू लगाएंगे 7/2 गुणा 7/2, 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है इसलिए। 7 से 7 को काटेंगे, 2 से 22 को काटेंगे 11, 11 गुणा 7 करेंगे 77/2। अब यहाँ पे 77 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना है ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे घन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। इस फॉर्मूले से हम इस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो घन का जो वक्र पृष्ठ है, घन का वक्र पृष्ठ आया था 294। इसी तरह से यहाँ पर अर्धगोले का जो आया था 77 माइनस 38.5, 294 प्लस, अब 77 में से हम 38.5 घटाएंगे तो 38.5 बचेगा। घटाने पर घटाएंगे नहीं, इन्हें जोड़ना है हमें। 8 4 12 का 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि प्लस है इसलिए हम दोनों को जोड़ेंगे, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके अथवा में हमें दिया हुआ है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 3√2 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन हमें ज्ञात करना है। इस ठोस का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो देखेंगे हम इसका चित्र बन जाएगा तो 50% क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। हमें ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से करना है। अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, तो ठोस किस प्रकार का दिया हुआ है हमें, एक अर्धगोला है, इस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, यानी दोनों की जो शंकु दिया है इसकी त्रिज्या भी 3 है और अर्धगोले की त्रिज्या भी 3 है। तो आर का मान हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक की ऊंचाई जो दी है 3√2 सेंटीमीटर। हमें इस ठोस का आयतन निकालना है। आयतन हमें यहाँ पर ज्ञात करना है और पाई का मान प्रयोग करना है हमें 3.14, ये निकालना है। तो इसके लिए देखो, आयतन में शंकु का आयतन निकालने के लिए हमें यहाँ पर ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ऊंचाई का फॉर्मूला लगाएंगे। h बराबर होता है √L² माइनस R²। h बराबर √L की वैल्यू लिखेंगे हम 3√2 का स्क्वायर माइनस जो R दिया हुआ है इसकी वैल्यू है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो 18, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 और √2 का होता है 2, 9 दूनी 18 और 3 का करेंगे तो 9। 18 में से 9 गया तो 9 आ जाएगा। 9 कितने का होता है, 3 का। तो h का मान आ गया यहाँ पर, h बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। अब हमें आयतन निकालना है ठोस का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे शंकु का आयतन। अभी हम केवल पाई के पदों में निकालेंगे, बाद में हल करेंगे इसे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई लिखेंगे, आर के स्थान पे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर और ऊंचाई हमें दी हुई है 3। एच का मान 3, आर का मान 3। अब यहाँ 3 से हम इस 3 को काट देंगे तो यह 3 का स्क्वायर 9 पाई। इसका आंसर आ गया 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से हमें निकालना है अर्धगोले का आयतन। अब हमें निकालना है यहाँ पर अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ भी हम पाई के पदों में निकाल लेते हैं। पहले आर की वैल्यू लिखेंगे 3। जैसे आर का मान हमें 3 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 3 को 3 बार लिख लेते हैं। 3 से हमने 3 को काट दिया, 3 3 9, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब पूछा क्या था हमसे, ठोस का आयतन। तो यहाँ पर जो ठोस दिया हुआ है ये किन किन चीज़ों से बना है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। दोनों आयतनों को प्लस कर लेंगे तो वो ठोस का आयतन कहलाएगा, अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का जो आयतन था वो था 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्लस
अर्धगोले का जो आयतन है वो है 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों को प्लस करेंगे तो 18 और 9 हो जाते हैं 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर पाई के पदों में निकालना है तो इतना ही उत्तर सही है, जबकि हमें यहाँ पे पाई का मान प्रयोग करना है 3.14। तो 27 गुणा 3.14 का मान हम लगाएंगे यहाँ पे पाई की जगह। अब इसे हल कर लेते हैं। 27 और 3.14 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 27 चौका 108, फिर इसके बाद 1 से करेंगे तो यहाँ आएगा 27, इसके बाद 3 से करेंगे तो 27 3 81, इन्हें जोड़ने पर 8 7 4 और यहाँ 8। दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो यहाँ पे दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 84.78 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।